क्या हम जिस दौर में अभी हैं, वो भी एक मेरी नज़र में तो वो भी एक फ्यूडल सिस्टम ही हुआ। सारी शुगर मिलें पाकिस्तान में उन्हीं की है जो जागीरदार थे। तो कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया। तो वो उन्होंने कहा कि ठीक है, हुँ, वो ही असेंबली में आ गए। हुँ। जो शुरू की असेंबली है, उसमें आपको सारे जागीरदार मिलेंगे, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वो एक तरफ हुए, उनकी जगह जिन्होंने ली वो आपको पता। मैं आपसे उर्दू की हिस्ट्री के बारे में जानना देखिए, चाहता हूँ। बड़ा लंबी बात है। लश्करी ज़बान का कांसेप्ट क्या आया कि सफ़र करते थे लश्कर और मेल-जोल होता था, तो ज़बान एक वजूद में आ गई। यही सराइकी के बारे में है। सराय कि वो ज़बान है जो सराय में परवान चली। क्या आप मानते हैं कि आज के दौर में एक नया दोस्तोयेव्स्की आ सकता है या टोल्स्टॉय आ सकता है? हमारे पास दोस्तों-फिस्की आए, हमने उन्हें मार दिया। मंटो मामूली आदमी नहीं, लेकिन रोज़गार नहीं मिला। उसको उसकी अच्छी शराब नहीं मिली, तो वो ठर्रा पी के तो वक़्त से पहले मर गया। लिखने के लिए तो बंदा कहता है कि बड़ा बंद कमरा हो मेरा, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। अगर ऐसा हो तो दुनिया का बड़ा लिटरेचर प्रोड्यूस ही ना होता। सफ़ेद कागज़ मुझे चैलेंज करता है कि मुझे पुर करो, वाह! तो थ्रेट करता है कि मैं तेरे सामने हूँ, मैं तेरा दुश्मन हूँ, आओ इस मेरे एरिया में आओ। मैंने 10 दिन रात को 4-4 घंटे किताब पढ़ के मैंने जज़्ब की है और एक चीज़ है जो मुझे 3 मिनट में वो कॉन्सेप्ट दे रही है। बहुत कमाल की बात की। 3 मिनट की ब्रीफ ने मुझे उस नावल का एक्स-रे दे दिया है। अब मैं तो बड़ा बने-खां बन सकता हूँ। तो लो जी, मैंने तो ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, हालाँकि मैंने हाथ नहीं लगाया। रब्बी इश्रह ली सिदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My guest today needs no introduction. He is one of Pakistan's most influential playwrights, television writers, poets, novelists, and academics, whose work has played a defining role in shaping modern Urdu storytelling across television, theatre, and literature. He is widely regarded as a pioneer of socially conscious Pakistani television drama, with writing that interrogates feudal power structures, class divisions, gender inequality, and moral responsibility. वेलकम टू द शो प्रोफेसर डॉक्टर असगर नदीम सैयद। सर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। बहुत शुक्रिया, मैं आज आपके स्टूडियो में हूँ। बहुत देर से ख़्वाहिश थी बिल्कुल कि सर, ये बातें हों, जो आपको करनी है। बिल्कुल तो सर। थैंक यू। मैं नहीं, नहीं सर आपको आई थिंक आपका वी आर शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं, नहीं सर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आप आए और एंड आई नो कि हम काफ़ी टाइम से इसे शेड्यूल जी, करने की भी कोशिश कर रहे थे और बीच में मैं भी बीमार हो गया, जी, वो जी। एक वायरल फ्लू फैला हुआ है और उससे पहले आई थिंक शेड्यूल्स के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट आ गई। तो बट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आज हमें मौका मिला कि हम बैठें और कुछ बड़े मज़े-मज़े की हम बातें जी, करें। इंशाअल्लाह। तो आई होप आपको सुबह दिक्कत नहीं हुई, कोई इश्यू नहीं हुआ आते हुए, जगह आपको ईज़िली मिल गई। मैं अ, टीचर हूँ, मैं सुबह ही निकल आता हूँ अच्छा, अपनी तो आपका यूनिवर्सिटी के लिए। आपका दिन जो है वो जनरली अर्ली ही शुरू होता है, यू आर एन जी, अर्ली बिल्कुल, राइज़र बिल्कुल, और बिल्कुल। रात को भी आप जल्दी सोते हैं? जी, बिल्कुल, यही उसकी बुनियादी वजह वो मेरा टीचर होना है। अच्छा, तो कभी क्लास सुबह होती है, कभी किसी तो वक़्त। आजकल तो लोग जो हैं वो सारी रात जागते हैं, वैम्पायर्स हैं और सारा दिन सोते हैं। वो वक़्त मैं गुज़ार बैठा हूँ ना। अच्छा, ठीक है। हुँ। सो थोड़ा-सा पर्सनल सवाल से मैं शुरू करता हूँ। आपकी रोज़ की रूटीन कैसी होती है? मेरे लिए बुनियादी चीज़ तो मेरी यूनिवर्सिटी है और एजुकेशन है। तो मैं सुबह अ, पर कंफर्टेबली उठता हूँ और कंफर्टेबली मैं तैयार होके अपनी यूनिवर्सिटी में मैं डीन ऑफ लैंग्वेजेज़ हूँ, तो मुझे वहाँ होना होता है, तो मैं मौजूद होता हूँ। तो मेरी रूटीन फिर यूनिवर्सिटी की रूटीन है, उसके बाद फिर मेरी शाम की अपनी लिखने की रूटीन है और कहीं अगर गुफ्तगू करनी है या कहीं अगर हिस्सा लेना है, तो फिर वो प्रोग्राम्स होते हैं। तो अदरवाइज़ पूरा दिन मेरा इसी तरह ही गुज़रता है। आपने वैसे आपकी जिस तरह की रूटीन है, आप काफ़ी मसरूफ़ रूटीन रखते हुँ। होंगे। उसमें लिखने का आपने ज़िक्र किया, लिखने के लिए तो बंदा कहता है कि बड़ा एक बंद कमरा हो मेरा, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, मेरा जो क्रिएटिव प्रोसेस है, वो चल जाए, वो मतलब पूरे रूम में फैला हुआ हो। अब उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस आ जाए, शायद वो ट्रेन ऑफ थॉट बंदा लूज़ कर लेता है। तो इतना टाइम आपको मिल जाता है कि आप लिखने के लिए वो वक़्त निकाल लें? पहली बात तो ये है कि ये जो थ्योरीज़ बनी हुई हैं कि जी राइटर के लिए ये हो तो वो हो, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा होता, तो दुनिया का बड़ा लिटरेचर प्रोड्यूस ही ना होता। दुनिया के तमाम बड़े राइटर्स के पास इस तरह का डिसिप्लिन नहीं था। अच्छा, जी, बिल्कुल, बिल्कुल नहीं था। और एक पैशन या एक क्रिएटिव अर्ज जो है या प्रोसेस जो है, उसका इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं कि
कॉफी की कप होगा तो मैं लिखूंगा, तो ये होगा। तो दुनिया का जो बड़ा अदब है, उन्होंने ड्रिंक्स के साथ उसका रिलेशनशिप है। वो ड्रिंक लेते थे, हुँ, इसमें कौन सी ऐसी बात है, वो लेते थे। हुँ। तो वो कंफर्टेबल होते थे, या नहीं भी लेते थे, इवन कंफर्टेबल होके लिखते थे। कुछ लोग ऐसा कहते हैं नहीं है कि कि अंडर कंपल्शन, अंडर स्ट्रेस, ऐसा नहीं होता था। कुछ लोग कहते हैं कि ये वैसे प्रोक्रेस्टिनेशन है या ये बस बहाने हैं या इवन एक टर्म आता है इसके अंदर राइटर्स ब्लॉक जिसे कहते हैं। वो होता है, हुँ, राइटर्स ब्लॉक बच्चों में होता है, स्टूडेंट्स में होता है, हुँ, राइटर्स में होता है। वो एक प्रोसेस है, नेचुरल है। ठीक हर है। वक़्त मैं पोएट नहीं हूँ, हुँ, हर वक़्त मैं शॉर्ट स्टोरी राइटर नहीं हूँ, हर वक़्त मैं प्रोफ़ेसर भी नहीं हूँ। आई एम अ ह्यूमन बीइंग। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। हुँ, जब मैं प्लेज़ लिखता था, तो प्लेज़ अंडर कंपल्शन होते थे। मसलन मैंने 50 सीरियल लिखे, तो वो आपके सामने है कि वो किस तरीके से लिखे गए होंगे। तो बिल्कुल, मैं अगर ये वेट करता कि मेरे पे वो लम्हा आए कि बिल्कुल, मैं लिखूँ, तो फिर तो एक सीरियल भी ना होता। बिल्कुल। सो मैं मंटो की बात आपको बताता हूँ। मंटो साहब ने लिखा है, ये मेरा नहीं है जुमला, कि सफ़ेद कागज़ मुझे चैलेंज करता है कि मुझे पुर करो। वाह! सो वो तो थ्रेट करता है कि मैं तेरे सामने हूँ, मैं तेरा दुश्मन हूँ, आओ इस मेरे एरिया में आओ। तो फिर जब मैं पहला कलम उठाता हूँ, पहला लफ्ज़ लिखता हूँ, वो मुझे लेके चलता है कि कहाँ जाना है। तो क्रिएटिव प्रोसेस जब एक ऑन हो जाए, या आप खुशकिस्मत हो कि आपके अंदर जो फैकल्टीज़ हैं, वो एकदम उसके साथ ऑपरेट करें। आपका थॉट है, आपका इमेजिनेशन है, आपका ऑब्ज़र्वेशन है, कनेक्ट हो जाएँ, तो आप राइटर हैं। अच्छा सर बड़े मज़े की आपने बात कही। मैं इस पे कहूँगा कि मंटो साहब तो ये कह सकते हैं, ही इज़ वेरी, वेरी अकॉम्प्लिश्ड, ही इज़ अ जीनियस इन हिज़ ओन राइट और वो उस सफ़ेद कागज़ को भर भी सकते हैं। मुझ जैसा बंदा जब ये करेगा शायद सबसे पहली बात उसे जो अटैक करेगी वो इनसिक्योरिटी होगी। यार ये मैंने क्या लिख दिया है? कोई ये पढ़ेगा, लोग हँसेंगे मेरे ऊपर। मेरी नज़र में मेरी माइंडसेट के मुताबिक क्या पता मैंने पढ़ा एक मास्टरपीस लिखा हो। तो आप अपने स्टूडेंट्स को और जब आप क्रिएटिव राइटिंग वगैरह सिखाते हैं, तो उसके अंदर आप उन्हें किस तरह कहते हैं कि ये जो इनसिक्योरिटी है इसे किस तरह आपने क्रॉस करना है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं पिछले शायद 30 सालों से इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ। बड़ा वैलिड है, वैलिड क्वेश्चन है। मेरे पास आते हैं बच्चे कि सर ये मैंने सीरियल लिखा हुआ है। मैं पहला जवाब होता है, क्यों लिखा है? ओ भाई, पहले तुम उसके लिए ये तो देख लो कि इसको जाना कहाँ है, किसके लिए लिखा है, कहाँ टेलीकास्ट होगा, वगैरह वगैरह। तो खैर, वो 2-3 सवाल करते हैं। पहला ये होता है कि जो मैंने लिखा है, ये अगर मैंने किसी को दे दिया और उसने अपने नाम से छपवा लिया, तो एक बहुत बड़ा नोबल लॉरिएट महरूम हो जाएगा इस दुनिया से। वो ये समझ के आते हैं, हालाँकि बिल्कुल, ऐसा नहीं होता। मैं उनको जवाब देता हूँ कि भई मैंने भी तो जब पहली तहरीर लिखी थी, तो किसी को दी थी, बिल्कुल। नेचुरली। नंबर 1, नंबर 2, आपको सीखना है, आपको एक्सरसाइज़ पे जाना है, आपको ग्राउंड पे जाना है। ये थोड़ा ही है कि आपको जो आइडिया आ गया वो फाइनल है, ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, ब्लॉकेट। ब्लॉकेट कई तरह की इन्हिबिशंस हैं, कई तरह की आपकी चीज़ें टकरा रही हैं, तो आप रुकते हो, आप सोचते हो, ज़बान के साथ आपका ताल्लुक है, थॉट के साथ आपका ताल्लुक है। तो हर शय हर वक़्त आपको रेडी ज़हन में नहीं मिलती। आपको उसमें काफ़ी छान-फटक करके फिर कहीं आपको सेटल होना पड़ता है। ये तो है दूसरी बात। तीसरी ये है कि आप ब्लॉकेड आ गया ना, तो फॉरगेट इट, अच्छा, छोड़ दो, कागज़ कलम को छोड़ दो। गो टू म्यूज़िक, गो टू थिएटर, अच्छा, गो टू बुक्स, रिलैक्स करो, रिफ्रेश करो। अच्छा, हाँ, ब्लॉकेड ने वक़्त पे दूर होना है। बिल्कुल। अगर आप यूँ डर के बैठ गए, आप हुँ, राइटर ही नहीं बन सकते। डरने वाला तो राइटर होता ही नहीं है। तो उसको कहीं न कहीं लिंक करना होता है। ये आपके सामने किताबें पड़ी हैं, बिल्कुल, मेरा ब्लॉकेड है, मैं उठाऊँगा ऊपर वाली किताब, बिल्कुल, उसको रैंडमली देखूँगा, कोई न कोई पीस मुझे पकड़ लेगा। वो जो बिल्कुल, पीस पकड़ेगा, वही मुझे लीड करेगा, तो मेरा ब्लॉकेड वहीं दूर हो जाएगा। तो बिल्कुल। इसलिए तो नहीं कहते
कि राइटर बनने से ज़्यादा ज़रूरी है आप एक अच्छे रीडर हों। अगर आप एक अच्छे रीडर नहीं हैं, तो आप अच्छे राइटर नहीं बन सकते। पहला स्टेप है कि आप रीडर बनो, फिर आप राइटर बनो। सिंपल सी बात है। बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की है। सर मुझे ये बताएँ कि थोड़ा-सा मिक्स बैग है, डिफरेंट डिफरेंट के क्वेश्चन्स मैं आपके साथ हुँ, करता जाऊँगा। हुँ। अ, आजकल जब हम ड्रामे देखते हैं, ज़्यादातर मैं भी गुज़रता हूँ, घर में कोई लगा होता है, उसकी जो थीम और टॉपिक है, उसके साथ मुझे बड़ा मसला है। जब मैं गुज़रता हूँ, जब मैं देखता हूँ, तो कोई खातून बैठी होंगी, उनकी अपनी सास के साथ मसला चल रहा होगा या कोई सास बैठी होंगी, उनकी अपनी बहू के साथ मसला चल रहा होगा। और जनरली जितने भी ये ड्रामे हैं, वो एक ही थीम और टॉपिक के अगेंस्ट रिवॉल्व करते हैं। आप पहुँच गए हैं, मैं मतलब जो कहना चाह रहा जी, हूँ। जी, 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 जी। जबकि अशफ़ाक़ अहमद साहब के ज़माने में आपके पास ड्रामे थे जिस तरह मन चले का सौदा, जो कि उस टाइम पे आज तो बड़ा पॉपुलराइज़्ड टर्म है क्वांटम फिज़िक्स। इस ड्रामे ने उस टाइम पे जिस टाइम पे शायद किसी को पता भी नहीं था ये क्या चीज़ है, इस चीज़ को पॉपुलराइज़ किया। इसका एक बड़ा वायरल और फ़ेमस सीन भी है, टीचिंग्स जिसमें वो की दी गई। इसके बारे में सर आपका क्या मतलब व्यू देखो पॉइंट है? इसमें ये है कि मैं ये सवाल 20 साल से सुन रहा हूँ और 20 साल से वो ड्रामे हो रहे हैं। व्हाट डज़ इट मीन? इट मीन्स कि उनका एक व्यूअर है। अब वो व्यूअर कौन है? ख़वातीन है, यूथ है, कोई तो है। अब अगर वो है, तो उनकी कोई बदकिस्मती है कि वो उनको ये देखने पे मजबूर किया जा रहा है या उनका इंटरेस्ट है या उनका ज़ौक़ डेवलप नहीं हुआ हुँ, या उनको एजुकेशन या उस तरह का एक्सपोज़र नहीं है कि जिसकी वजह से वो अच्छे और बुरे को पहचान सकें। हुँ, अदरवाइज़ वो तो देखा जा रहा है। मैंने जब छोड़ा था, तो उसके पीछे रीज़न सिंपल थी कि मेरे ये थीम्स नहीं थे। दूसरा मैं आज़ादी के साथ लिखने वाला हूँ, हुँ, तो मैंने छोड़ दिया। आज से 15 साल, 12 साल जो भी है। तो जो थीम्स आप बता रहे हैं, ये बेसिकली कमर्शियल थीम्स हैं। हुँ, कमर्शियलिज़्म दुनिया में कंज़्यूमरिज़्म है, बिल्कुल, आपको मालूम ही है। तो वो कंज़्यूमर सोसाइटी बनाई गई, बिल्कुल। पूरा ग्लोबलाइज़ेशन का कांसेप्ट लाया गया और इस वक़्त कंज़्यूमरिज़्म ही आपका जो है मालिक है, क्योंकि आपने प्रोटेक्शन देनी है और आपने उसको बेचना है। तो आपका रोल, जो राइटर का रोल था, वो मार्केट मैनेजर ने ले लिया है, सिंपल सी बात है और उसको लेना था, बिल्कुल, क्योंकि वो इसी काम के लिए आया है। ऐसे तो ही वो है सर। जिस काम के लिए आया है, वो तो वो करेगा। सो इस पे हैरत नहीं होनी चाहिए कि दुनिया बदली, दुनिया बदल रही है, दुनिया में ये होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिसने ये किताबें लिखी हैं, वो घर बैठ जाए, ऐसा नहीं होगा। ऐसा भी नहीं होगा कि उसका ऑडियंस नहीं है। बिल्कुल, आप हैं, आपने एक सवाल उठा दिया, बिल्कुल, क्योंकि आप ऑडियंस हैं ऐसा एक ही है। और कंटेंट के। बिल्कुल, सो इसका मतलब है मेरी अपनी यूनिवर्सिटी में बच्चियों से पूछता हूँ कि ये ड्रामे आपको पसंद है या नहीं है? बताओ मेरा काम यही है। बिल्कुल, तो बच्चियाँ कहती हैं नहीं सर, ये हमारा इश्यू ही नहीं है। हमारा इश्यू है एजुकेशन इतनी महँगी हम ले रही हैं, इसको मुकम्मल करें नंबर 1। हम इश्क लड़ाने नहीं आई। वाह! सिंपल इज़ दैट, वेरी सिंपल। बिल्कुल, बाप ने लाखों रुपया फीस दी है, क्या इश्क लड़ाने के लिए? नो, नो वे। मैं तो बैठा हुआ, पिछले 40-50 साल से बैठा हूँ। बिल्कुल, सो आई एम वाचिंग क्या हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उनका मसला जॉब है, जॉब सिक्योरिटी है। वो होने के बाद अगला मरहला आता है कि उनको कोई पसंद है, नहीं है या उनकी शादी होनी है, नहीं होनी तो है। यानी रियल वर्ल्ड इश्यूज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, डिफरेंट जो पोर्ट्रे किए जाते हैं। जी, तो ये वो जवाब है उसका कि ये सारा एक अच्छा ये भी देखें कि पूरी दुनिया फ़ॉल्स और फेक्स पे चल रही है। बिल्कुल, अब ये वक़्त नहीं है कि मैं उसकी पूरी तशरीह करूँ। तो वो तो दुनिया का ये एजेंडा है। बड़ा दजाली दौर है। वो है, वो एजेंडे पे चल रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि इसी में उनका फ़ायदा है। इसी में जमहूरियत को उन्होंने मारा है। इसी में जिन मुल्कों में जमहूरियत के झंडे थे, वो बिल्कुल, आहिस्ता-आहिस्ता नीचे गए हैं। बिल्कुल। अब मुझे उसकी तफ़सील में अभी नहीं जाना। आपने 2 बड़ी ज़बरदस्त टर्मिनोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया। आपने कहा ग्लोबलाइज़ेशन और कैपिटलिज़्म। क्या ग्लोबलाइज़ेशन और कैपिटलिज़्म ने हमारी ट्रेडिशनल औरत के किरदार को चेंज किया है आज के दौर में?
बिल्कुल किया है चेंज, बिल्कुल किया है। माँ, दादी, रिश्ते, रूरल, अर्बन, देखो हम तक़सीम है, दुनिया पूरी तक़सीम थी। ये इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से मार्केज़ के नॉवल 100 इयर्स ऑफ सॉलिट्यूड में सोसाइटी का और कम्यून का कॉन्सेप्ट दिया गया है, जो बात सवाल आपने किया है। और फिर उसने बताया कि प्योरिटी किन चीज़ों में थी, हुँ, जिनको अब इन्होंने करप्ट किया या बिल्कुल, उसको टार्निश किया। कि कि अब वो रिश्ते उस तरह नहीं है, क्यों? क्यों नहीं है? कि आपको अपनी फैशन इंडस्ट्री चलानी है, आपको अपनी माल बेचना है, उसके लिए मॉडल चाहिए, बिल्कुल, आपको ये करना है, उसके लिए ब्यूटी चाहिए, आपको होटल की एडवर्टाइज़िंग करनी है, तो हाँ, वहाँ भी लड़की चाहिए। तो जब आपका पूरा स्ट्रक्चर सोशल स्ट्रक्चर उन उन टेम्पटेशंस पे बेस्ड है, जो टेम्पटेशंस आपने पैदा की हैं, तो फिर ज़ाहिर है रिश्ते वो नहीं रहेंगे। फिर वो चीज़ें उस तरीके से नहीं रहेंगी और उन टेम्पटेशंस की वजह से आप अपने कारोबार को मल्टीप्लाई करेंगे। आ, आ, आज इंडिया में जो अडवाणीज़ और अंबानीज़ और जो भी हैं, उन्होंने पूरा मीडिया क्यों खरीदा है? बिल्कुल, इसलिए खरीदा है कि एक मोदी को बिठा सकें। ऐसा ही है। इट्स अ वेरी सिंपल फार्मूला। बिल्कुल, बिठा दिया। तो बिल्कुल, बिठाया क्यों है? बिठाया इसलिए है कि भाई हमारे लिए ग्राउंड पैदा करो। हम अपना सरमाया महफूज हो हमारा और बिल्कुल, हम ऊपर से ऊपर अंपायर में जाएँ और वो कर रहा है, ठीक है? और जब उस सरमाएदार को ये पता चलता है कि इंडिया जंग कर रहा है या इस्राइल जंग कर रहा है, तो उस सरमायादार की तो ऐसी-तैसी फिर जाती है। वो ऐसा ही है। फौरन जाता है, हाथ-पाँव बाँधता है कि जंग बंद करो। तो ये जंग होती है और बंद होती है कि पीछे ये पूरा राज़ है। बिल्कुल, पूरी ये को शुरू भी वो खुद कराते हैं, फिर बंद भी वो खुद कराते हैं। बड़ी सही तो बात है। उसके पीछे एक एजेंडा है, के पीछे पूरी एक इकोनॉमी खड़ी है। पूरी इकोनॉमी खड़ी है। नहीं, बड़ी सही बात की आपने। अच्छा, सो सोसाइटी के ऊपर क्योंकि हम बात कर रहे हैं और हमने बात की कि मीडिया के ऊपर जो ओनरशिप है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि बड़ी कंसोलिडेटेड है। नॉट एवरीबॉडी ओन्स द मीडिया बल्कि इट्स ओनली अ सेलेक्ट फ्यू पीपल और सिमिलरली सोशल मीडिया भी अब है। पहले तो ये था कि सिर्फ आप शायद इंटरैक्ट करते न्यूज़पेपर था, ये रेडियो था, टीवी था, लिमिटेड मीडियम्स थे, लिमिटेड व्यूइंग फॉर्मेट्स थे। अब वो सारी चीज़ें मेरी जेब में। सोशल मीडिया ने कितना मैनिपुलेट किया है न्यूअर जनरेशन को और आपने इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन देखा है इन द कमिंग इन द रीसेंट इयर्स स्पेशली आई वुड से क्योंकि आप तो टीचर हैं, आप डायरेक्टली काम करते हैं स्टूडेंट से। मे बी सोशल मीडिया के इतने राइज़ से पहले जिन बैचेज़ को आपने पढ़ाया और जिन बैचेज़ को आप अब पढ़ा रहे हैं, उनकी इंटेलेक्ट में कोई डिफरेंस आपने नोट किया? बहुत ज़्यादा है। मैं अच्छा, अब गुज़ारिश ये करूँगा कि पहली बात तो ये है कि जो मीडिया डेवलप हुआ है, वो कैसे हुआ है? कि सरमायादार ने अपने एम्पायर को महफूज़ करने के लिए उसने एक लॉबी बनाई। उस लॉबी में वो सारे आए और उसके अंदर तय हुआ कि आज का हथियार मार्केटिंग है और आज का हथियार मीडिया है, इंफॉर्मेशन मीडिया है। तो इस पे काबू पाया जाए। तो आप देखेंगे जितने हमारे चैनल हैं, सबके पीछे एक अंपायर खड़ी है। किसी के पीछे यूनिवर्सिटी है, किसी के पीछे कोई और जॉब, किसी के पीछे फैक्ट्रियाँ हैं, किसी के पीछे शुगर मिलें हैं। ये इसमें तो कोई बहस नहीं है। ये सारे अ, वो ये लोग ओन कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब आ गया सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ने नौजवान नस्ल को मेरे ख़्याल से जहाँ एक सतह पर इन्फॉर्मेशन दी है, थोड़ी आज़ादी दी है, थोड़ा उसको दिया है कि वर्ल्ड व्यू क्या है, साथ ही उसको महरूम किया है किताबों से, नॉलेज से। क्योंकि नॉलेज का कोई नेमुल-बदल नहीं है। नॉलेज में और इन्फॉर्मेशन में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। वो बेचारा नौजवान ये समझ रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन उसके पास है, ये काफ़ी है और यही नॉलेज है। जबकि वो नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन है। ये बारीक-सी बात है। और वो गूगल पे जाता है या एआई पे जाता है, उसको जवाब मिल जाता है। ऐसा ही है। उसको हर शय घर बैठे मिल रही है। वो ट्रांसलेशन कर रहा है।
वो इवन नज्म निकाल लेता है, वो इवन नावल निकल रहे हैं। सर बात ऐसी है कि एक आपकी किताब है, वो किताब पढ़ने में शायद हफ्ता लगे, 10 दिन लगे, 1000 सफ़ों की वो किताब है। अब वो किताब के अंदर ना एक टाइम पे राइटर ने बड़ा एक कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट प्रेज़ेंट किया है, लेकिन उसने उसे डाइजेस्टिबल बनाया है 1000 सफ़ों में। आपने भी जब वो किताब पढ़ी, फॉर एग्ज़ाम्पल टॉल्स्टॉय है तो उसने एना करेनिना लिखी उस टाइम पे, एक अफ़ेयर के ऊपर वो बुक हो गई। या फ़ारेनहाइट 451 है या एनिमल फार्म है। ये सारी जो बुक्स हैं, अब आप जब इन बुक्स को पढ़ते हो, आपको एक टाइम लगा, आपकी एक टाइम की इन्वेस्टमेंट है। आपने आहिस्ता-आहिस्ता उस कॉन्सेप्ट को ग्रास्प किया और आप उसके एपेक्स पे पहुँच गए। सोशल मीडिया वही कॉन्सेप्ट मुझे 3 मिनट के अंदर दे रहा है। 3 मिनट। मतलब आप देखें एक चीज़ है मैंने 10 दिन रात को 4-4 घंटे किताब पढ़ के मैंने जज़्ब की है और एक चीज़ है जो मुझे 3 मिनट में वो कॉन्सेप्ट दे रही है। अच्छा, बहुत कमाल की बात की। वो दे रही है, अब वो हम ले रहे हैं। जब वो मैं ले लेता हूँ, तो मैं ये समझता हूँ मैंने नावल पढ़ लिया है। ऐसा ही है। बिकॉज़ 3 मिनट की ब्रीफ ने मुझे उस नावल का एक्स-रे दे दिया है। अब मैं तो बड़ा फन्ने-खाम बन सकता हूँ। लो जी मैंने तो ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, हालाँकि मैंने हाथ नहीं लगाया। इन्फॉर्मेशन नॉट वो नॉलेज। इन्फॉर्मेशन है हुँ, ये, कि जी मसलन इसी पे आता है कि 10 ग्रेट नॉवेल्स, तो वो आ जाते हैं 10 ग्रेट नॉवेल्स, आपको भी पता है। बिल्कुल। अच्छा, और वो उनकी छोटी-छोटी टैगलाइन भी बता देता है। नाउ वी आर लिविंग ऑन टैगलाइन्स। बिल्कुल ऐसा ही है। टैगलाइन्स पे हम ज़िंदा हैं, ये नॉलेज नहीं है। बिल्कुल। तो तो अब वो लड़का या लड़की या जो भी है, वो मुतमईन हो जाता है। कहता है जी ये जवाब तो मेरे पास है ऐसा ही है। और मैंने यही तो लिखना है, यही तो मैंने बात करनी है इंटरव्यू में, तो वो तो मैं कर लूँगा। अब आप भी जानते हैं कि ये जो किताबें आपने रखी हैं, ये कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा। क्रिएशन है, जिसमें सोसाइटी है, कल्चर है, पॉलिटिक्स है, हिस्ट्री है, एंशिएंट पीरियड है, माइथोलॉजी है, ठीक है ना? इसके बगैर नॉवल नहीं लिखा जा सकता। बिल्कुल, चाहे वो कोई लिखे, उसको इन सारे कॉम्प्लेक्स जो टाइम्स हैं, उससे गुज़रना पड़ेगा, बिल्कुल। तब आपने जाके वो विज़डम की बात आपने ज़िक्र किया मिथोलॉजी का, तो मिथोलॉजी पढ़ने का शौक रखते हैं आप? देखें, आप मैं शौक रखूँ या ना रखूँ, हुँ, माइथोलॉजी एक रियलिटी है। चाहे आप ग्रीक माइथोलॉजी बिल्कुल, इंडियन, हम तो हैं इंडियंस। मैं बिल्कुल, तो कहता हूँ हम इंडियंस हैं। पाकिस्तान तो 47 में बना है। तो बेसिकली मेरे एंसेस्टर्स जो हैं, दे आर ऑल इंडियंस। बिल्कुल, हम इंडियंस हैं। बिल्कुल, तो तो वो तो चली आ रही है एक रिवायत। एक बार फिर बुद्धा का पूरा एक सफर है, जो गंधारा से आप तक पहुँचा है। तो हम तो ओनर हैं। हम तो ओन कर रहे हैं माइथोलॉजी को। तो कैसे उसको डिफर करें? कैसे उसको फिर माइथोलॉजी इंसान ही की क्रिएशन है, कैसे वो जन्म लेती है और कैसे या डिस्कवर होती है। बिल्कुल, चलो जन्म ले ना ले, डिस्कवर तो होती है ना। बिल्कुल, तो वो जब हो जाती है, तो वो रियलिटी है। तो इसलिए जब तक इसका पता ना हो, मसलन आप आग का दरिया नहीं समझ सकते, अगर आपको माइथोलॉजी का हुँ, ज़रा-सा भी इल्म नहीं है। आप बस्ती इंतज़ार हुसैन का नॉवल नहीं समझ सकते, अगर हिंदू माइथोलॉजी का आपको नहीं पता तो। क्योंकि उसमें वो किरदार हैं, बिल्कुल। क्योंकि उसमें वो रेफ़रेंसेस हैं, डांटे की इन्फर्नो है। यही सारी हैं, अगर आप पीछे चले जाएँ। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें हमें एज़ अ राइटर और एज़ अ रीडर हमें बिल्कुल, पता होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, बड़ी सही आपने बात की है। तो एक ये तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट एरिया है। तो आप एस्पायरिंग राइटर्स को कोई रिकमेंडेशंस देते हैं कि आप स्टार्ट कहाँ से लें? या आप मतलब अगर आपने आना ही है राइटिंग में तो ये वो फंडामेंटल कुछ वर्क्स हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। बिल्कुल ठीक बात उसमें है। उसमें क्या होंगे? देखिए, इसमें शॉर्टकट तो नहीं है, सिंपल सी बात होती है ना कि एक बच्चे ने चलना सीखना है। ऐसा ही है। तो हमारे मेरे पोते नवासे-नवासी हैं, तो मैं देख रहा हूँ कैसे चलना सीखते हैं और कैसे बोलना सीखते हैं, उस इंग्लैंड में है सारे। अंग्रेज़ी किस तरह उनके एक पास आई है, सिंपल सुन के आई है या थोड़ा बोल के सुन के आई है और आ गई है। तो इसी तरह राइटर बनने के लिए भी आपको पहले थोड़ा-सा इस तरह से रेंगना तो पड़ता है। तो उसके लिए मेरा हमेशा उनको ये होता है कि देखें पहला लेसन
हम माँ की गोद में लेते हैं या नानी दादी की गोद में, और वो स्टोरी होती है, बिल्कुल। एक कहानी होती है। तो दुनिया स्टोरी की बुनियाद पर बढ़ी है, तो पोएट्री तो बाद में आई है। तो दुनिया कहानी, तो तो माँ अम्मा से कहानी सुनो, कहीं से सुनो। इंतज़ार हुसैन ने कई जगह लिखा है कि मेरा जो मेंटोर है वो मेरी नानी अम्मा है, मैंने उससे कहानियाँ सीखी। तो इसमें विज़डम है। तो बहरहाल पॉइंट मेरा ये है कि बच्चों को अगर वो सीरियस हैं, उन्हें अपना सफ़र सिंपल कहानी से शुरू करना पड़ेगा। बहुत आसान कहानी से, कहानी अपना घर खुद बनाएगी और फिर वो आपको इंस्पायर करेगी। हुँ। तो इस तरह आप राइटर बनने की और तरफ। ये है भी सबसे ओल्डेस्ट आर्ट स्टोरी टेलिंग जो है। दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट, जब ज़बान भी नहीं थी, हुँ, स्टोरी मौजूद थी। बिल्कुल। गारों में सिंबल्स के ज़रिए स्टोरी बिल्कुल, बिल्कुल, कही जाती थी, लिखी जाती थी, डिकोड हुई। बिल्कुल। इसी तरह आपके लाहौर म्यूज़ियम में आप जहाँ बैठे हैं, वहाँ पर एक सीरीज़ है बुद्धा की। स्कल्पचर में बुद्धा की कहानी है कि बुद्धा की माँ शादी कर रही है, बुद्धा की माँ कंसीव कर रही है, बुद्धा पैदा हो रहा है, बुद्धा का जश्न मनाया जा रहा है, बुद्धा पढ़ने जा रहा है, बुद्धा। इट्स अ फुल सीरीज़, इट्स अ स्टोरी। बिल्कुल। तो ये तो कोई बहस नहीं, स्टोरी तो सबसे कदीम, बल्कि अल्लाह का हुक्म है, कुरान में है कि और तुम कहानियाँ कहते रहो ताकि लोग सोच विचार करें। यानी तो हुक्म है। कहानी तो इंसान के साथ है। अच्छा, काफ़ी केसेज़ में हम ये भी देखते हैं कि शायद इंटेलेक्चुअल्स को या फ्री थिंकर्स को अपनी स्टोरीज़ पूरी तरह बयान करने की या बोलने की इजाज़त नहीं रही। उसमें अगर हम देखें कुछ हमारे जो राइटर्स हैं और इवन अगर हम इनके बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा-सा मेरा शायद स्क्यूड क्वेश्चन हो, इतना सीधा ना हो। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल हमने भी उर्दू पढ़ी है, लेकिन जब हमें उर्दू पढ़ाई जा रही थी तो शायद हमें फैज़ साहब के स्ट्रगल्स के बारे में नहीं पढ़ाया गया, उसी किताब के अंदर। हमें वो नज़्म, वो ग़ज़ल, वो स्टैन्ज़ा, कपलेट वो सारा कुछ हमें पढ़ा दिया गया, लेकिन हमें उसके पीछे जो मीनिंग है, उसकी डेप्थ में कभी हमें कोई नहीं लेके गया। हफ़ीज़ जलंधरी हैं या एक टाइम आया कि जब हम क्लास डिफरेंसेस की बात करते हैं, टोटलिटेरियनिज़्म, अथॉरिटेरियनिज़्म, आपको पता है कि उस टाइम पे जो इनके स्ट्रगल्स थे, कितना कुछ इन्हें फेस करना पड़ा, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं की पढ़ाई जाती। मैं तो इससे गुज़रा हूँ, मैं अब आपको बताऊँ। आगा नासिर ने एक किताब लिखी, उसको लिखनी पड़ी। फैज़ की नज़्मों का पस मंज़र, जो बात आपने की। उसमें हर के पीछे एक कहानी है और हर नज़्म के नीचे सन लिखा हुआ है। अच्छा, कहीं-कहीं तो ये भी लिखा हुआ है तेहरान फलाँ, मतलब उससे वो वाक़या हुँ, जुड़ा हुआ है जो ईरान में इन्कलाब आया। बिल्कुल। अच्छा, ईरानी तालिब इल्मों के नाम, पता चल जाता है। ख़ैर, आपने बड़ी अच्छी बात की, फैज़ का पूरा हम बस उसको तर्जमा कर देते हैं। हम उसकी डेप्थ में नहीं जाते, ये तो हो गई एक बात। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तो मीर का हुआ है, मीर तकी मीर का हुआ है, सौदा का हुआ है, फिर गालिब का हुआ है कि जिनको हमने तर्जमा कर दिया। वो ऐसे तर्जमा नहीं है, वो डिकोड करना था। मिसाल के तौर पर जब वो ये कहता है मीर कि सिराने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते-रोते सो गया है। ओ भाई, उसने क्यों रोना था? मालूम तो करो कि पीछे क्या तारीख है। या जब वो ये कहता है कि जो इस ज़ोर से मीर रोता रहेगा, तो हमसाया काहे को सोता रहेगा। कि अगर इतने ज़ोर से हमने तर्जुमा कर दिया कि मीर को इश्क था, वो रोता रहता था, हमसाया ने शिकायत की। अब यार ज़ुल्म है मीर पे। हुँ, या अ, सौदा के जो बाली पे हुआ, शोरे क़यामत, खुद्दाम अदब बोले, अभी आँख लगी है। ओ भई, वो रात को क्यों जागता रहा है? किसी ने मालूम करने की कोशिश की? नहीं की ना? तो पूछे तारीख है। इन दोनों के पीछे एक बड़ी तारीख है, जिसमें लूट-मार थी, जिसमें हमलावर थे, जिसमें हर रोज़ दिल्ली उजड़ती थी, हर रोज़ दिल्ली बसती थी, वगैरह-वगैरह। तो वो एक पूरा मरसिया है इंडिया का, सॉरी, दिल्ली का। वो मरसिया समझे बगैर बिल्कुल। हम दोनों को नहीं समझ सकते। तो वो आप वाली हमें वो कॉन्टेक्स्ट ही नहीं दिया जाता। नहीं, नहीं, क्यों दें? इसलिए कि उसके लिए पीछे जाना पड़ता है। इस तारे को समझना पड़ता है, ये मेटाफर है। समझना पड़ता है। जब अमीर खुसरो को हम बड़ा ईज़िली लेते हैं, बिल्कुल। जब उसने कहा था कि खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। भई वो कुत्ता कौन है, जो खीर खाता है?
वही वो हमलावर है बिल्कुल। जो हर बार आपके शहर को लूट लेता है। अच्छा, ये भी कहते हैं कि क्या पता ज़रूरत ही नहीं है। अवाम जो है ना वो एक मशीन है, एक टूल है। उसे ज़रूरत ही नहीं है कि वो इन बातों में पड़े। उसे ज़रूरत ही नहीं है कि वो इंटेलेक्चुअल बने। उसे ज़रूरत ही नहीं है कि वो रातों को महफ़िल लगा के ऐसी बातें जो है वो डिस्कस करे। उसे ज़रूरत ये है कि वो सोशल मीडिया पे रहे। उसे ज़रूरत ये है कि वो हमारे ग्रोसरी स्टोरों में जाके प्रोडक्ट्स खरीदे। उसे ज़रूरत ये है कि वो किबले को छोड़े और पैसे को नया किबला बनाए। ज़ैफ़ा तो यही तो हुआ है कि इंसान को ऐसा बना दिया गया है। इंसान ऐसा था नहीं। उसके मुतालबे वही थे जो मैंने आप डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ये मुतालबे जो इंसान के थे कि उसको ज़िंदा कैसे रहना है, ये उनको सूट नहीं करता था। बिल्कुल। वो चॉइसेस जिस पे इंसान ज़िंदा रहना चाहता है या उसकी ग्रोथ है या उसका ज़हनी सफ़र है, वो तो हमें कबूल नहीं है। हम अगर उसको उस लाइन पे ले जाएँगे, तो वो तो हमारा गाहक ही नहीं बनेगा। तो वो आप वाली आपने कह ही दिया है खुद ही। तो वो इस तरह नहीं होगा। इसलिए जब काफ़्का को ये लिखना पड़ा, मेटामॉर्फोसिस बिल्कुल। लिखना पड़ा कि मैं एक रात बिस्तर पे इंसान की शक्ल में सोया और अगली सुबह मैं केकड़े की शक्ल में जागा। अब इस मेटाफर को समझो। केकड़ा था, कॉकरोच था? क्या था? कॉकरोच वो हाँ, उसको उसको तर्जुमे में हाँ। केकड़ा भी लिखा हुआ है। वो तो क्रैब होता है, लेकिन बहरहाल अब तो वैसे वो भी क्या स्टोरी है? उसकी फैमिली अब आ आप रही है, वो देखें, लेटा हुआ है, फैमिली को देख रहा है। ठीक है। तो ये क्यों उसको महसूस हुआ? इसलिए महसूस हुआ कि वो देख रहा था कि इंसान के अंदर का जो इंसान है, उसको आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता डिसेंसिटाइज़ किया जा रहा है और एक वक़्त आएगा कि वो ये हो जाएगा। इस पे फिर सबने लिखा, इंतज़ार ने लिखा, आखिरी आदमी, फिर आइनेस्को ने लिखा, रेनॉर्सिस, सबने लिखा फिर कि इंसान कैसे बदल रहा है। इंसान तो वो इंसान को बदलना उनकी ज़रूरत थी। वो हुँ, ना बदलें, तो मोदी को वोट देगा। ऐसा ही है। कभी भी नहीं देगा। तो उसको बदलना ज़रूरी है। बिल्कुल। उसको अपने साँचे में लाना ज़रूरी है कि उसको जो बटन दबाएँ, वो काम करे। तो ये तो तो हुआ। इसी बात के ऊपर मैं कहता हूँ, क्या आप यू बिलीव कि हम आज फ्री हैं या हम आज़ाद हैं? हम कभी भी आज़ाद नहीं थे। रूसो ने जब कहा था, हुँ, मैन इज़ बॉर्न फ्री हुँ, बट इन चेन्स एवरीवेयर। बहुत पहले की थी उसने बात और इसी बात को मार्केज़ ने सच साबित किया। 100 इयर्स ऑफ सॉलिट्यूड अब तो नेटफ्लिक्स पे वो हुँ। फ़िल्म आ गई है। 8 किस्तों में, तो आप देख सकते हैं कि कैसे सफ़र इंसान का शुरू हुआ, कैसे उसे चेन्स पहनाए गए और कमाल का वो नॉवल है कि तहज़ीब के नाम पे चेन्स पहनाई गई। उन लोगों ने ज़ंजीरें लाए इंसान को बाँधने के लिए जिनका क्लेम था कि हम सिविलाइज़ेशन के मास्टर्स हैं, हम सिविलाइज़्ड हैं, हम ही इनको काबू करेंगे। तो उसमें चर्च था, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें पुलिस थी, उसमें ये पॉलिटिशियन थे, ये 4 गिरोह आए के आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है क्योंकि ये मार्केस ने की है, कमाल बात की है। रिलिजन वो कहते हैं ना कि हैज़ ऑलवेज़ बीन इन अ लॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यूज्ड एज़ अ टूल टू कंट्रोल द मासेस। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो उनको करना कमाल इसमें ये है कि जो राइटर्स थे, वो गाफ़िल नहीं थे। हुँ, अब आप ये देखें कि मैंने जितनी मिसालें दी हैं, सारी पीछे से हैं। बिल्कुल। ये तो मामूली मिसालें हैं। आपको तो इतनी ज़्यादा मिसालें दी जा सकती हैं। जोसेफ कॉनरेड जैसे बंदे की तरफ से भी पता नहीं क्या छोड़े। तो पूरा आलमी लिटरेचर ये सब लिख चुका है, जो आज हो रहा है। वो ट्रंप को भी लिख चुका है, वो इन जंगों को भी लिख चुका है। क्यों? क्यों? क्यों वो आगे की सोचता है, वो पेश भी नहीं कर देता है। तो ये सब कुछ आ चुका है लिटरेचर में, सिर्फ हमें नहीं निकालने की बिल्कुल ऐसा ही है। लिटरेचर ने तो जो आई थिंक 1900s के कुछ डिस्टोपियन नॉवेल्स उठा लें, हाँ, तो वो आज का दौर है। वो उन्होंने सब बड़ा सब साफ लिख लिखा चुका है, है, साफ लिख चुके हैं। जो टेक्नोलॉजीज़ होंगी, वो जो वो चीज़ें होंगी, वो उन नॉवेल्स में लिखा हुआ है सारा। सब लिख चुके हैं, सब लिख बिल्कुल, चुके हैं। बिल्कुल। तो नॉवेल्स के ऊपर क्योंकि बात हो रही है राइटर्स ने जिस तरह आपने कहा कि इंटेलेक्चुअल्स और राइटर्स, उन्होंने तो जो है सिस्टम, सोसाइटी क्या होना है, क्या नहीं होना, उन्होंने इमेजिन भी कर दिया और उसे कॉन्क्रीट भी कर दिया लिख के। आप एक क्योंकि एक हिस्ट्री के भी एक स्टूडेंट हैं।
मेरा सवाल ये है कि कम्युनिज़्म के खिलाफ क्यों दुनिया इतनी रही? मैं तो उसके ये भी कहूँगा कि शायद जो जंग अज़ीम भी हुई, वो हुआ कि एक नया सिस्टम या एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेके आना है और उसमें कम्युनिज़्म ने बहुत मार खाई है। कम्युनिस्ट ने बहुत मार खाई है। आपकी नज़र में देखिए क्या हाँ, मतलब वजह बिल्कुल है? आपका अच्छा सवाल है। इसमें ये है कि जो कम्युनिज़्म का फ़लसफ़ा था, वो एक फ़लसफ़ा था नंबर 1, नंबर 2 वे ऑफ लाइफ़ था, हुँ, नंबर 3 एक सोशल ऑर्डर था, ठीक है ना? बिल्कुल, उसके किस पहलू से आप इख्तिलाफ़ करेंगे? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। बल्कि यहाँ तक भी कहा गया कि भई इस्लाम ने जो कहा है, वो सारा इसमें मौजूद है और है, इसमें कोई बहस की बात नहीं है। बिल्कुल। अब वो था फ़लसफ़ा, हुँ, फ़लसफ़े का इतलाक़ होता है, हुँ, तो जो मेरी नाक़िस राय है। अब इतलाक़ के लिए ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ को डिस्कवर किया जाता है, फिर उसका इतलाक़ होता है। अब एक फ़लसफ़े को नाफ़िज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है। एक सोशल ऑर्डर जो कार्ल मार्क्स का है, हुँ, उसको लेनिन साहब या कोई भी हुँ। उसको नाफ़िज़ नहीं कर सकते। जिस तरह यूएसएसआर ने किया और फिर हमने देखा कि क्या क्या फ़ेमिन आया। वो ऐसे नहीं होता। हुँ, एक बात, दूसरी ये है कि उसमें लचक थी, अच्छा, लेकिन उन्होंने लचक को महसूस ही नहीं होने दिया और उसको एक ऑर्डर समझ अच्छा। के ये गड़बड़ हुई। हमारे सारे दोस्त इस तरह की फ़लसफ़े पे रोज़ बहसें होती हैं। मैं छोटा-सा था तो इकबाल अहमद आते थे अमेरिका से। हमने उनके लेक्चर लिए हुए हैं। तो इसकी कई इंटरप्रिटेशंस हैं, लेकिन मैं हुँ, मुख्तसर यही बताऊँगा कि जिन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया, उन्होंने उसके अंदर जो मौजूद लचक थी उसको महसूस नहीं किया। लेकिन हुँ। इश्तराकियत वालों ने, चाइना ने उसको महसूस किया, तो वहाँ वो सर्वाइव कर गया। क्या सर्वाइव किया, क्या सर्वाइव किया? आज कितना बड़ा मॉडल है। बिल्कुल। ओके, और इसी मॉडल पे बना है। बना। तो हुँ, एक तो ये हुआ। दूसरा मैंने पूरा सफ़र किया है ये। उन्होंने क्या किया कि ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं है, ओके, नहीं है, कोई मसला नहीं। उन्होंने छोटे-छोटे शहरों के अंदर जो हॉल्स बनाए, वो थाउज़ेंड्स के हॉल्स हैं। आबादी इतनी है ही नहीं, खाली पड़े हुए हैं। तो जब आप इतना सुपर स्ट्रक्चर बिल्ट कर दोगे बगैर रियलिटी के, तो वो तो फिर ज़ाया जाएगा। तो उसके नतीजे में फिर रूस टूट बिल्कुल। वो बैंकरप्ट हुआ, वो टूटा फ़ेमिन आया, व खाना वगैरह, नहीं खा वगैरह, पा रहे लोग। वगैरह। सो इसमें कार्ल मार्क्स का कोई कसूर नहीं था। हुँ, उसको समझने वालों सोच इवन हम बरे-सगीर में नहीं समझ सके। बरे-सगीर की और रियलिटीज़ थी। यहाँ जागीरदारी निज़ाम भी था, राजे-रजवाड़े भी थे, रियाया कॉलोनाइज़्ड थी, तो यहाँ कहाँ से आता? तो यहाँ वाले तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की जो तहरीक है, वो बस एक एक सतह तक रही, राइटर्स तक रही, वो नीचे तक नहीं गई। तो ये है कि हर इलाके की अपनी कंपल्शंस हैं, बिल्कुल। अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उससे मैच करना पड़ता है, उसके साथ उसको लाना। जो क्या कहते हैं, वैसे जो मार्क्स ने प्रेज़ेंट किया, एक क्लासेस का ओवरव्यू, प्रोलेटेरिएट, बुर्जुआज़ी। अ, आजकल भी अगर मैं कहूँ और आपने फ्यूडल सिस्टम की बात की, क्या हम जिस दौर में अभी हैं, वो भी एक मेरी नज़र में तो वो भी एक फ्यूडल सिस्टम ही हुआ, सिर्फ़ जो चेन्स हैं या वो जो बाइंडिंग्स हैं, वो चेंज हो गई हैं। वो इतनी अपैरेंट नहीं है, वो इनविज़िबल हैं, वो लेकिन एक तरह का ये भी तो फ्यूडल सिस्टम ही है। आपने ठीक निशानदेही कर दी है। अब आप देखें कि राजे-रजवाड़े हम कॉलोनाइज़्ड थे, ठीक है? जब अंग्रेज़ आया उसने हमें क्या फ्रीडम दी? बड़ी अहम बात है। हुँ, उसने हमें राजों, महाराजों, ठाकरों से निजात दिलाई। हम फ़ौरन अंग्रेज़ के मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। क्यों? कि हम रियाया से यकदम मिडल क्लास हुँ, की तरफ सफ़र शुरू हो गया। तालीम आ गई जो पहले नहीं थी, जो बिल्कुल। होनी ही नहीं थी। तो हम तो बड़े खुश हुए। तो हम एक कैद से निकले, फिर दूसरे की कैद में आ गए। तो हम कॉलोनाइज़्ड हो गए और वही सोच हमारी चलती रही। रह गई जागीरदार, ये बड़ा एवोल्यूशन है। वो ये हुआ कि जो पंजाब मशरकी पंजाब है, वहाँ बड़े फ्यूडल्स नहीं थे। वहाँ उन्होंने रक़बे आपको पता ही है उस पंजाब का। इस पंजाब में बड़े जागीरदार थे या फिर बड़े जागीरदार हैदराबाद में थे या और जगहों पे थे। साउथ में थे। अच्छा,
क्या हुआ कि उन जागीरदारों को अपनी सर्वाइवल के लिए उन्होंने देखा एक ताजिर एक छोटी-सी हट्टी से उसने महल बना लिया है। छोटी-सी खराद की दुकान से उसने एक एम्पायर खड़ी कर दी है, स्टील की। आँखें खुल गईं जागीरदारों की कि उनके पास जो उनका हमारा तो दौर गया। तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है ताजिर बनो। सारे जागीरदार ताजिर हो गए, हुँ। आँखों के सामने है। सारी शुगर मिलें पाकिस्तान में उन्हीं की है, जो जागीरदार थे। तो कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया। वो उन्होंने कहा कि ठीक है, हुँ, वो ही असेंबली में आ गए। हुँ, जो शुरू की असेंबली है, उसमें आपको सारे जागीरदार मिलेंगे, ममदूट है, ये है, वो है, सुल्ताना है, फलां है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वो एक तरफ हुए, उनकी जगह जिन्होंने ली, वो आपको पता है, बस भेस बदल लिया। बदल लिया। हुँ, तो है वही, गलबा वही है। हुँ। अच्छा, तो क्योंकि इसी हम टॉपिक के अंदर हैं, क्या ये लिबरल फ़ैशिज़्म ना हुआ? मतलब जिस दौर में अभी हम हैं? देखिए, फ़ाशिज़्म हुँ, कई शक्लों में होता है। हुँ। फ़ाशिज़्म बाज़ जगह मज़हब की शक्ल लेके भी आता है, आपको पता ही है। मैं तो कहूँगा सोशल मीडिया की जगह लेके आया है ले आजकल तो। जो ये आप ठीक कह रहे हो। तो फ़ाशिज़्म की कोई एक शक्ल नहीं है। हुँ, फ़ाशिज़्म की सबसे पहली शक्ल तो आपके घर में है। जब एक बंदा कहता है मैं कमाता हूँ, हुँ, तो मुझे अख्तियार है कि मैं अपनी बीवी को बुर्का पहनाऊँ हुँ, या उसे ना निकलने दूँ। इससे बड़ी कोई फ़ाशिज़्म है? नहीं है ना? नहीं, तो फ़ाशिज़्म का ताल्लुक कोई इससे नहीं है, इस बात से नहीं है कि वो एक बड़े स्केल के ऊपर एक मुआशरा जो है डेवलप हो गया। वो इस छोटी-छोटी चीज़ से डेवलप हुआ है। तो वो ठीक है। फ़ाशिज़्म अच्छा फिर हमने उस फ़ाशिज़्म को मज़हब का लिबादा उड़ा दिया। कैसे? कि जी गैरत के नाम पर हम ये नहीं होने देंगे। पर व्हाट इज़ गैरत? और कौन डिफाइन करता है? इससे बड़ा फ़ाशिस्ट कौन होगा जो अपनी बेटी को मारे और फिर कवर ले, मज़हब का कवर ले, सोशल बिल्कुल। कवर ले। तो इससे बड़ी तो फ़ाशिज़्म है ही नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये कोई एक शक माइनॉरिटीज़ पे झूठी तोहमतें लगाई जाती हैं ब उन्हें ब मारने के लिए तो ये मतलब सारा फ़ाशिज़्म है। तो आपका पूरा मुआशरा फ़ाशिस्ट है। हुँ, इसका किसी सियासी हुँ, उससे ताल्लुक नहीं है। हुँ। आपकी अपनी ब्रॉटअप है, उसमें आप फ़ाशिस्ट रवैयों के साथ बड़े हुए हैं। तो ये हमारे अंदर क्यों इतना ज़्यादा है? ये जो इंटॉलरेंस है और ये चीज़ें ये यहाँ पे ज़्यादा नज़र आती हैं। शायद बाहर इसकी हाँ, हाँ। एक शायद डिसेंसी का पर्दा डाल देते होंगे उसके ऊपर, उनमें भी होगा। हुँ, लेकिन हमारे अंदर अपैरेंट बहुत ज़्यादा है, ज़ाहिर उसकी बहुत ज़्यादा उसकी है। उसकी वजह ये है ना कि एक तो हम कॉलोनियल राज से निकले नहीं हैं, अभी तक वही हैं। दूसरा हमने मज़हब को गलत इस्तेमाल किया। हमने हर गलत चीज़ के लिए मज़हब से जवाज़ लिया। बिल्कुल, मैं खुद मज़हबी आदमी हुँ, तो मतलब होना चाहिए हमें मज़हबी हम मज़हबी हैं, क्योंकि हम एक अपना असूलों के साथ अपने मज़हब से फ़ेथफुल हैं और हमें मालूम है कि हमारे मज़हब में बहुत कुशादगी है। अल्लामा इक़बाल सारे का सारे शायरी आप उसकी उठा के देख लें, तो उसी पे बेस है। तो ये बात नहीं है, लेकिन हमने हर गलत चीज़ का वहाँ से जवाज़ लिया कि जी ये उरियानी है, ये फ़हाशी है, ये बसंत नहीं मनानी क्योंकि गैर इस्लामी। कहाँ लिखा हुआ है? एक मौसम को का त्योहार है, एक मौसम को एन्जॉय करना है। अल्लाह ताला ने उसके लिए जगह रखी है फेस्टिवल्स तो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे भी होते थे। मेले लगते थे उस टाइम पे भी। सब कुछ होता था, सारी चीज़ें थी। तो ये जो सूफिया के मेले हैं, ये हुँ, क्या प्रमोट कर रहे हैं? ये जो टॉलरेंस को प्रमोट मेला क्यों लगता था? मेला लगता था गरीब, अमीर सारे एक जगह एक इकट्ठे। जगह आएँ, आके एक-दूसरे को समझें। तो मेला तो सूफिया की ज़रूरत था। तो बड़े-सगीर में सारा तो हमने हर अच्छी चीज़ को छोड़ा और गलत चीज़ का इस्तेमाल किया। बहरहाल ये एक लंबी डिबेट है। आपने सूफिया का ज़िक्र किया, सूफीज़्म के बारे में क्या ख़्याल है आपका? भाई सूफिया तो इंसानी दिल के अंदर से है ना बात सारी। ये तो सारी बात है कायनात को समझने की। जितने भी सूफिया गुजरे मतलब मौलाना रूम से लेकर उससे लेकर सबके यहाँ आपको नजर आएगा कंसंट्रेशन एक ज्ञान नजर आएगा
और उस ज्ञान के नतीजे में आपको चीजें नजर आने लगेंगी। मतलब रूमी आम बातें करता है, वो कोई कोई खवास की बातें नहीं, कोई फलसफा नहीं झाड़ता। बिल्कुल। मौलाना रूम सीधी बात करता है। निजामुद्दीन औलिया सीधी बात के, बुल्ले शाह सीधी बात करता है, शाह हुसैन सीधी बात कर, अवाम की जबान में बात करते हैं, लेकिन गहराई बहुत ज्यादा है। अच्छा, आपने मौलाना रूम की बात की, उस टाइम पे एक और कॉन्सेप्ट आता है जो कि एक बुक है जिसने बहुत ज्यादा उसे पॉपुलराइज किया है, 40 रूल्स ऑफ लव, रूल्स ऑफ, इस तरह आई यस थिंक। यस यस। लेकिन शम्स का कैरेक्टर आता है, क्या वो वाकई एक कैरेक्टर थे जो हमें और जगहों पे भी मिलते हैं? इसमें ये सिंबॉलिक होते हैं हम्म। मेरी नजर में। हम्म। मैं कोई बहुत ज्यादा अथॉरिटी नहीं हूँ तसव्वुफ पे, सीधी बात है। अगरचे अ, मेरे ताल्लुक रहा है सूफिया के वासिफ अली वासिफ साहब से मैंने सिटिंग्स की हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनकी शफकत भी मैंने ली हुई है। लेकिन मैं दावा नहीं है मेरा, हम्म। जाहिर है कि नहीं है, क्योंकि उसके लिए जिस तपस्या की जरूरत होती है वो हम नहीं गुजरे। बिल्कुल। लेकिन इतना मालूम है कि अल्लाह तक पहुंचने का भी तो कई रास्ते हैं ना। बिल्कुल। कायनात को डिस्कवर करना भी तो आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? बिल्कुल। तो कैसे करेंगे? देयर आर डिफरेंट वेज। उनमें से एक रास्ता तसव्वुफ का है, दूसरा रास्ता साइंस का है। तो कहीं ये दोनों आके मिल भी जाते हैं। तो साइंस महदूद है, लेकिन इंसान की रूह और रूहानी सफर लामहदूद है। तो ये इन दोनों का आपस में रिश्ता भी है और दोनों अलग अलग भी हैं। सो मेरा जहां तक है कि मुझे तो एक ही चीज का पता है कि कायनात को डिस्कवर किए बगैर, अल्लाह तक पहुंचे बगैर मजा नहीं आएगा, हम्म। क्योंकि इतनी बड़ी चीज उसने बना ली है और आप महरूम हैं, बिल्कुल। आपको नहीं पता। और गालिब ने जो बात की थी या इकबाल ने की थी, वो यही तो थी। मसलन गालिब कहता है, सब्ज़ और गुल कहाँ से आए हैं? अब्र क्या चीज़ है? हवा क्या है? सिंपल सवाल कर रहा है। मगर क्या है? डिस्कवरी ऑफ यूनिवर्स है। इस एक छोटे से शेर में पूरी यूनिवर्स की डिस्कवरी है कि पानियों में क्या है, बादल कहाँ से आता है, समंदर नहीं होगा तो बादल कहाँ से आएगा? बिल्कुल। उसके नीचे बस आप देख रहे हैं। तो यही काम इकबाल ने भी किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सब लोग ये काम कर चुके हैं। लास्ट एक टॉपिक को थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करते हैं, और वो आपका सब्जेक्ट मैटर है। वो है कि हिस्ट्री ऑफ उर्दू। अब इसके ऊपर मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, और उस आर्टिकल ने कहा, हम अक्सर कहते हैं कि उर्दू एक लश्करी ज़ुबान है। वो बनी है अरबिक से, पर्शियन है, उसके अंदर टर्किश है, और टर्किश के अंदर वो कहते हैं कि जी उर्दू का जो मतलब भी है वो भी लश्कर का मतलब है। और लेकिन उसके ऊपर जो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, उसने ये कहा कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मीर अमन साहब थे जिन्होंने बागो बहार का प्रीफेस लिखा था। उसके अंदर उन्होंने कहा था कि शाहजहां ने दिल्ली को अपना कैपिटल बना लिया, और उर्दू ए मौला का एक टर्म मुझे मिला। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि ये, अगर हम इस डेफिनेशन पे जाएं, तो ये डेफिनेशन तो एक तरह के ये मायने क्रिएट करती है कि ये मुगल दौर की जुबान है, जबकि जी ए ग्रियर्सन एक शख्स थे जिन्होंने कहा कि ये वर्नाक्युलर हिंदुस्तानी है, जो कि अपर दोआब और वेस्टर्न रोहिलखंड, इन एरिया से आई है, और फिर इसकी रूट्स पीछे जाते जाते संस्कृत तक जाती हैं। ये मेरी, मैं तो एक लेमैन बंदा हूँ, मेरी थोड़ी सी इस पे ये रिसर्च थी। मैं आपसे उर्दू की हिस्ट्री के बारे में जानना देखिए, चाहता हूँ। बड़ा लंबी बात है, लेकिन मैं जो इस वक्त की जा सकती बात यह है कि देखें, लश्करी जबान का कॉन्सेप्ट ये आया कि सफर करते थे लश्कर और मेल जोल होता था, तो जबान एक वजूद में आ गई। यही सराइकी के बारे में है। सराय की, कि वो जबान है जो सराय में परवान चढ़ी। और सराय क्या होती है? कि हम मुसाफिर आके, कोई इधर से आया, कोई उधर से आया, कोई उधर। तो गोया जबानें फलती फूलती और बनती मेल जोल से हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। ठीक हो गया? ये सारी दुनिया में है। लैटिन से फिर अंग्रेजी कैसे आई, तो ये हुआ वो हुआ, सब एक ही थ्योरी है। ठीक हो गया? अब हम आते हैं उर्दू। उर्दू के बारे में तो बड़े दिलचस्प नजरिया आते हैं, कोई एक नहीं है। मसलन एक नजरिया ये है जो कि सही है, कि अरबी और फारसी ने एक बच्चे को पैदा किया और फिर उसे गोद ले लिया हिंदुस्तानी जबानों ने, और परवान चढ़ी वो हिंदुस्तानी जबानों में। बिल्कुल सही बात है।
कि जितनी प्राकृतें थीं, जितनी भी लिखतें थीं, जितने भी बोलियाँ थीं, वो उन सब का मिलाप उर्दू में आया और इसका बेनिफिशियरी कौन था? अंग्रेज था। अच्छा। जो आपने मीरामन की बात की, हुँ, तो उसका बेनिफिशियरी अंग्रेज था। हुँ, अंग्रेज ने देखा कि मैं इनको अपनी ज़बानों से महरूम कर रहा हूँ, तो दे क्या रहा हूँ? हुँ, बड़ा बड़ा अहम सवाल था। तो उसने कहा महरूम क्या कर रहा था? सिंधी से महरूम कर रहा था, पंजाबी से महरूम कर क्यों? उसको सूट नहीं करता ना। उसको सूट करता है एक बड़ा ब्लैंकेट, हुँ, एक बड़ा लिंग्वा फ्रैंका सूट करता है, हुँ, क्योंकि रूल करना है। पश्तो को वो क्या करेगा? कहाँ ले जाएगा? बिरावी को कहाँ ले जाएगा? तो उसने इन ज़बानों से हमको महरूम करने की कोशिश अगर की, तो फिर देना भी तो कुछ था। तो उसको नज़र आया कि मैं फ़ारसी को भी निकाल रहा हूँ, हैं? अरबी तो चलो मज़हबी ज़ुबान है उसको छोड़ दो। तो इनसे महरूम कर रहा हूँ, कुछ तो दूँ। देन उसको नज़र आया, मीर अमन नज़र आया कि इसको आसान करो। उसको नज़र आया कि लिंगुआ फ्रैंका कलकत्ता से लेकर हुँ, पेशावर तक, क्योंकि कलकत्ता से पेशावर तक रूट जो है, ये बड़ा अहम रूट है, ये तिजारती रूट है। वही आप वाली बात लश्करी, तो ये तिजारती रूट से उसने कहा कि मैं इसको पकड़ूँ और उसने उसको पकड़ा और उसने इस्तेमाल किसको किया? हुँ, उसने हाली को इस्तेमाल किया, उसने सर सैयद को इस्तेमाल अ, उन्होंने वो इस्तेमाल नहीं उनकी भी ये ज़रूरत थी कि भाई एक ज़बान वजूद में आ रही है, एक्सप्रेशन है, हुँ, फ़ारसी की बहन है, सारा कुछ है, तो हम इसमें अपना काम करें। तो हाली और शिबली को इस्तेमाल कहाँ किया? वहाँ किया जब उन्हें कहा गया कि अंजुमन पंजाब बनाओ और मुशायरे रखो, जिसमें सिर्फ़ नज़्में पढ़ी जाएँ। नज़्में मौसमों के बारे में, क्यों? वो ग़ज़ल से ज़बान को आज़ाद करना चाहता था। ग़ज़ल के अंदर मेटाफ़र है, मेटाफ़र चैलेंज करता है। तो वो चाहता था कि ये ना हो, ये लिखा हुआ है, ये मैं अपनी तरफ से थ्योरी ख़ैर बहरहाल, लेकिन ग़ज़ल मरी नहीं। ग़ज़ल ने अपने रूप बदले और ग़ज़ल आज तक आ रही है। तो ये बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, उनमें से जो मुझे समझ में आया वो ये सर एआई के दौर में राइटर्स हैं, आपने कहा ग़ज़ल जो है वो आज तक चली आ रही है, तो वो भी तो बड़े ज़बरदस्त इंटेलेक्चुअल फ्री थिंकर्स, राइटर्स थे जिन्होंने उस टाइम पे लिखा था। क्या आप मानते हैं कि आज के दौर में एक नया दोस्तोयेव्स्की आ सकता है या टोल्स्टॉय आ सकता है या क्या कहते हैं, जो राइटर्स जिनका आपने ज़िक्र किया, उस तरह के राइटर्स आजकल आ सकते हैं? आज तो एआई का दौर है, ब अगर किसी को लिखना आता भी नहीं है तो एआई उसके लिए लिख देगा। राइट। अब इसमें देखें कि हमारे पास दोस्तोयेवस्की आए, हमने उन्हें मार दिया। मंटो मामूली आदमी नहीं था, लेकिन रोज़गार नहीं मिला हुँ, और उसको उसकी अच्छी शराब नहीं मिली, तो वो ठर्रा पी के तो वक़्त से पहले मर गया। दिस इज़ द डैम रियलिटी ये मान लेनी चाहिए। तो कृष्ण चंद्र की शक्ल में, बेदी की शक्ल में, ये सारे दोस्तोयेवस्की के ब ब बच्चे हैं, जो इस वक़्त थे हमारे पास। प्रेमचंद था, ये सारे लोग थे। लेकिन सोसाइटी उस तरह की नहीं थी और बटी हुई थी ना, बलूचिस्तान इधर है, ये इधर है, वो उधर है, तो उसमें से एक उर्दू का जज़ीरा बना हुआ है। तो वो ज़ाहिर है फैला नहीं, तो और भी कई वजूहात बहरहाल, तो अब एआई का जो दौर है, इसमें तो मुमकिन नहीं है, लेकिन दुनिया स्ट्रगल तो कर रही है। बिल्कुल। दुनिया के ड्रीम्स भी हैं। मसलन एआई क्या कर लेगी? मेरे अंदर इस वक़्त जो लहरें चल रही हैं, कैसे पकड़ेगी? वो तो सिर्फ़ मेरे पास हैं। बिल्कुल, हाँ, ये हो सकता है कि एआई या डिजिटल दौर या ये जो कुछ भी है, ये मुझे एक चीज़ चिप लगा दें और वो मेरे मुझसे अपनी मर्ज़ी का काम लें। ये तो हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन ये नहीं हो सकता इस वक़्त कि मैं जो सोच रहा हूँ क्योंकि मैं मुझे तो पता ही नहीं मेरी लहरें किधर जा रही हैं। मैं एक वक़्त में कनेक्टेड हूँ बहुत सारी चीज़ों से, माज़ी से भी हूँ, फ्यूचर तो जब तक मैं हूँ और मेरे ख्वाब हैं, तो एआई मुझे नहीं छेड़ सकती। मैं लिखूँगा और लेकिन ये कब तक रहेगा, ये मैं नहीं कह सकता। Professor Dr. Asghar Nadeem Saeed साहब, थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग अस फॉर दिस डिस्कशन टुडे। बड़ी मज़े की आपसे बातें हुई हैं। वंस अगेन सर, थैंक यू। थैंक यू, हुज़ैफ़ा, माय थैंक यू प्लेज़र इज़ माइन। सर।